नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी गठित कर दी है, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में काम करेगी। कमेटी देश में एक साथ चुनाव की संभावना का पता लगाएगी और इस कमेटी का गठन ऐसे समय में किया गया है जब केंद्र ने 18 और 22 सितंबर को, केंद्र की अगर बात किया जाए तो सितंबर के दौरान संसद का विशेष सत्र बुलाया है। केंद्र सरकार इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन की भी शामिल किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे नेता और कई मौके पर देश में एक साथ चुनाव की चर्चा कर चुके हैं। 2014 में तो ये बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा भी रह चुका है। बता दें कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के समर्थन में सबसे मजबूत तर्क अलग अलग चुनाव में खर्च होने वाली भारी भरकम राशि में कटौती करना है। एक साथ चुनाव के वजह से समर्थन में प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूप से होगी और चुनाव के दौरान अधिकारियों के चुनाव ड्यूटी में लगे होने के कारण सामान्य प्रशासनिक काम प्रभावित नहीं होंगे। हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। चुनाव के चलते इस राज्य में आचार संहिता लागू कर दी जाएगी और जिससे उस दौरान लोक कल्याण की नई योजनाओं पर प्रतिबंध लग जाए और एक साथ चुनाव होने से केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के में निरंतरता सुनिश्चित होगी। वहीं विधि आयोग ने कहा है कि एक साथ चुनाव कराने से मतदान में वृद्धि होगी, क्योंकि वोटर्स के लिए एक बार में वोट देने के लिए निकलना ज्यादा सुविधाजनक होगा। वहीं बात अगर आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्षेत्रीय दल का बड़ा डर बना हुआ है कि उनका कहना है कि वे अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में आ जाएंगे और इसके अलावा वे चुनावी खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में भी राष्ट्रीय पार्टियों से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। तो एक बार में चुनाव कराने की बात कही जा रही, वन नेशन वन इलेक्शन, इससे कई सारे वास्तव में फायदे होंगे। फायदा ये होगा कि जो लगातार हर राज्य में आप देखते हैं कुछ न कुछ चुनाव, कभी न हर महीने कुछ। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने से पहले बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि हम कोशिश ये करेंगे कि देश के अंदर एक ही चुनाव हो, लोकसभा और विधानसभा का। तो ये नई बात नहीं है। उसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि एक ही चुनाव होने चाहिए और उसके लिए विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। 2017 के अंदर नीति आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन दी कि एक ही चुनाव होने चाहिए। 2018 के अंदर लॉ कमीशन ने पूरा सुझाव दिए कि किस तरह से एक ही चुनाव हो सकते हैं लोकसभा और विधानसभा के। 2019 के अंदर फिर से रिकमेंडेशन दी गई और बीजेपी के अलग अलग भाषणों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को रखा। 2020, 2021 लगातार ये बात हो रही है कि एक चुनाव होना चाहिए। अब एक कमेटी बनी है देश के अंदर, अगर एक चुनाव होता है, अगर एक कमेटी रिकमेंड करती है और मैं ये समझता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी अंदर से यही चाहती है कि बार बार चुनाव नहीं होने चाहिए। हजारों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, देश के अंदर सरकारें काम करना बंद कर देती है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, लोगों को इससे नुकसान होता है। तो हर तरह से एक राष्ट्र एक चुनाव अगर होगा तो उससे फायदा हो। केजरीवाल वाले की पार्टी वाले बोल रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री चेहरा तो केजरीवाल है। वहां राहुल गांधी पोस्टर में सबसे आगे खड़े हो रहे हैं तो उसमें उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं सबसे आगे क्यों खड़ा कर दिया इनको। वहां टीएमसी बोल रही है कि मैं तो कतई कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठजोड़ नहीं करने वाले। वहां केरल के अंदर लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में लगातार युद्ध चलता रहता है। ये कौन से लोग इकट्ठे हुए हैं और किस मकसद से हुए हैं? इनकी विचारधारा क्या है, इनका विजन क्या है? लेकिन
ये चौंकाने वाली बात इसलिए क्योंकि एक दूसरे को ही नहीं पता कि बात क्या करने वाले हैं। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, आवाज बढ़ा दो। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या संभव है? क्या अगर एक बार में एक चुनाव कराया जाएगा, क्या सब कुछ ठीक सुचारू रूप से चलेगा? हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजेश चौधरी बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत प्रियदर्शी भटनागर जी आपसे करना चाहूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या आपको लगता है ये संभव है? मोदी जी के लिए अविश्वास और भ्रम की स्थिति है, तो आम जनता की राय यही है कि ये तो असंभव है, क्योंकि आज 9 साल से देश के अंदर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का संसद है, तो 9 साल के अंदर अपनी बात की सार्थकता भारतीय जनता पार्टी नहीं सिद्ध कर सकी। तो आज ये कैसे संभव है कि एक ही दिन पूरे देश के अंदर चुनाव हो जाए? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आज मोदी जी अपना विश्वास खो चुके हैं। अगर वो कोई सकारात्मक देश की हित की बात लेकर आते तो क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि वो जो अन्य दल हैं, जो अन्य पार्टीज हैं, उनको विश्वास में लेते, उनसे समुचित और पर्याप्त चर्चा करते, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अचानक विशेष सत्र की घोषणा होती है और दूसरी चीज ये कह देते हैं कि वन नेशन वन वोट ये सिस्टम लाएंगे कि एक ही दिन वोट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के प्रति जनता के अंदर अविश्वास है। मोदी जी अपना विश्वास खो चुके हैं। उसके साथ साथ में मैं एक चीज आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जो प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं अव्यवहारिक भी है, जो जनता को सूट नहीं करता है, क्योंकि हर स्टेट ठीक है, अगर अलग अलग भौगोलिक व्यवस्था है, अलग अलग तरीके के मौसम होते हैं। उसके अलावा आप देख लीजिए देश के अंदर मोदी जी का शासन है। वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो मुक्ति की ओर जा रही है, ये उससे बचाव का कोई आइडिया ढूंढ रहे हैं। धीरे धीरे ये हिमाचल, कर्नाटक और जहां से मुक्त हो गया। उसके अलावा उन्होंने देख लिया जो विपक्षी एकता है वो मजबूत होती जा रही है, तो उन्होंने ये फार्मूला लाए जो एक तरीके से मेरी नजर में असफल फार्मूला है। जनता इसको कतई स्वीकार नहीं करेगी। जी। अब अभी आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एक तथ्य बताना चाहता हूं। पूरे चुनाव आयोग ने कहा है कि हमारे संविधान निर्माता ने पहले ही वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान कानून संविधान में रखा था। ये 1952, 1957, 1962 और 1967 में वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर चुनाव हुए हैं। वहीं 1967 के बाद ये धीरे धीरे हटने लगा और फिर पूरे देश में चुनाव होते रहे। तो क्या इससे पहले मोदी जी की सरकार थी? कांग्रेस की सरकार रही है शायद। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमति करता हूं। मेरे सामने भी डेटा है कि कब चुनाव हुए हैं, लोकसभा के विधानसभा के चुनाव हुए हैं, परंतु आज की स्थिति विपरीत है। आज आप देख लीजिए, आज की स्थिति यह हो गई है कि मौजूदा सरकार जो कहे वो सिर्फ विरोध करना। नहीं, मेरी बात मैं आपकी बात कंप्लीट करूं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि आज देख लीजिए कि जो नेशनल एजेंसी है, चुनाव आयोग है, ईडी है, जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं, आज वो बहुत कमजोर हो गई है। उनसे निष्पक्षता की उम्मीद बहुत कम की जा रही है। दूसरी चीज आज आप देख लीजिए,
लोगों की मृत्यु हुई है मणिपुर के अंदर। आज आप देख लीजिए जो देश के अंदर हालत है, मोदी जी संभाल तो पा नहीं रहे। मोदी जी जो जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जो उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उसको तो संभाल ही नहीं, देश को तो संभालेंगे। आज मोदी जी चले गए, पर्याप्त नहीं है, मोदी जी नहीं संभाल सकते ये व्यवस्था को। मोदी जी इसमें असक्षम है, उनमें सामर्थ्य नहीं है, वो देश को नहीं संभाल सकते। इसका जीवंत उदाहरण आप देख सकते हैं, मणिपुर आज चल रहा है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन जब गृह मंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आइए चर्चा कर ले, तो विपक्ष वाले भाग गए थे। याद है आपको सदन में? सदन में 1 मिनट का आपका जवाब दूंगा। हाँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, 2 घंटा 12 मिनट मोदी जी बोले थे। अच्छा, पहले ये बताइए, ठीक है, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर 2 घंटे नहीं 4 घंटे वो बोले, वो अलग की बात। जिस विभाग की बात होती है, अब तक परिपाटी चली आई, उसी विभाग के मंत्री जवाब देते हैं। ये मुद्दा जो था वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है या नहीं? तो गृह मंत्री जवाब देंगे कि आप प्रधानमंत्री जवाब लेंगे? बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात हूँ। हमने ये कभी नहीं कहा, किसी विपक्षी पार्टी ने, कांग्रेस ने ये नहीं कहा है कि शाह साहब ने क्यों बयान दिए। हमारे तो इसमें कतई आ रहे। चले ठीक है, आज मणिपुर का विषय नहीं है, ठीक है। अरे तो हमारे को आपत्ति है, मोदी जी क्यों नहीं बोले? हाँ। मोदी जी क्यों बच रहे हैं? आज देश चल रहा है, इससे क्यों भाग रहे हैं? वो विदेशों में क्यों घूम रहे हैं? जनता जवाब चाहती थी, इसलिए सत्र बुलाया गया। और जब कहाँ देश जल रहा है? ठीक है, ठीक है राजेश चौधरी जी, ठीक है, चर्चा में आइए और बताइए कि अब आप बोलिए कि देश जल रहा है और कहाँ जल रहा है, प्रियदर्शी जी को बताइए, और कहाँ बुझाने की जरूरत है ये आपको बताएंगे। सौरभ जी, जैसा आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के संबंध में कमेटी गठित की है, उनके नेतृत्व में कमेटी गठित की है। मैं इन कांग्रेसी नेताओं को और आम जनता को भी आप इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 1967 से पहले भी पूरे हिंदुस्तान में एमएलए एमपी चुनाव एक साथ होते थे जी, और बहुत अच्छी तरह चुनाव हुए। उस समय कांग्रेस सरकार थी, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि अगर आप हमें बनाते हैं तो हम एक देश एक चुनाव इस मुहिम पे काम करेंगे, और उसी की परिणति ये है कि ये जो रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि इन्होंने देश के बारे में एक अच्छी सोच रखी। चूंकि इसके पीछे रीजन ये है कि पूर्व में लॉ कमीशन और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, उसने भी इस बात को माना है कि हाँ, अगर एक देश में एक चुनाव हो तो उससे क्या पूरे देश का भला होगा। ऐसा नहीं केवल बीजेपी का भला होगा, पूरे देश की जनता का भला इसलिए भी होगा कि अगर एक देश में एक चुनाव होगा तो सबसे बड़ा जो चुनाव आयोग इतना बड़ा कर रखा पूरे हिंदुस्तान में, आज भारत को केवल किस लिए पहचान, एक इसलिए पहचान में मिली थी कांग्रेस राज में कि यहाँ केवल चुनावी देश है। यहाँ कभी एमएलए चुनाव, एमपी चुनाव और छोटे छोटे सारे चुनाव होते हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है और राष्ट्र हित में, चूंकि इसके पीछे सबसे बड़ा क्या कारण रहेगा कि एक व्यक्ति की पोस्टिंग पता नहीं कौन सी जगह रहती है, उसके बाद में जब उसकी चुनाव आयोग होते हैं तो उसकी कोई और जगह चला जाता है। तो इस जैसे ही एक देश में एक चुनाव होगा तो सबसे बड़ा तो मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, वो देश हित के लिए सबसे अच्छी बात है। दूसरी बड़ी बात, जो बहुत अरबों रुपए पैसा लगता है चुनाव में, वो सब खत्म हो जाएगा। एक दिन जब ये तय हो जाएगा, भी 5 साल बाद में चुनाव होगा, तो हर व्यक्ति के मन में आएगा कि मैं देश हित में मेरा वोट डालूं। अभी क्या होता है, अभी जब भी आपने देखा 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन 3 राज्यों में अलग अलग तारीखें आती है, अलग अलग जगह पूरे देश में देखता है। तो इस चीज को, एक तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, एक जो पार्टी बनती है, जिस पार्टी की सरकार बनती है, वो जो उनके जो मूल जो नीतियां हैं, जो उनके आधार है, जो सोच रखती है, वो कार्य अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आचार संहिता लग जाती है, वो इम्प्लॉयड नहीं हो पाते। अभी चूंकि कांग्रेसी प्रवक्ता देश हित की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको सोचना चाहिए देश हित में कि अगर एक दिन में चुनाव हो जाएगा तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारी पार्टी जीतेगी, हम तो ये चाह रहे हैं कि पूरे देश में एक दिन चुनाव हो, उससे भ्रष्टाचार बंद हो, एक दिन मतदान अधिक से अधिक हो, हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार हो। तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट, जो अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं पे
जितने भी फौजी हैं उन सभी फौजियों में से बहुत सारे फौजियों की ड्यूटी इन चुनावों को कंडक्ट करने में लगी रहती है। तो वो सब जब एक दिन तय हो जाएगा तो वो भी अपनी सुरक्षाओं की सुरक्षा भी कर पाएंगे। अब चूंकि कांग्रेसियों के पेट में इसलिए बल पड़ रहा है कि अभी आज 71 दिन हो गए हैं, 71 दिन में 63 नेता वहां इकट्ठे हैं, अपना दूल्हा नहीं चुन पाए हैं। हर व्यक्ति में एकदम खलबली मच चुकी है कि एकदम ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कहां से आया, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने बिहार में मीटिंग करी, वहां तय नहीं हो पाया। उसके बाद कर्नाटक में मीटिंग करी, वहां नहीं तय हो पाया। अब इन्होंने मुंबई के होटल हयात में 63 लोग इकट्ठे हो रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें दूल्हा नहीं मिल रहा है। और मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक के बाद में अब उनमें खलबली मच गई है, क्योंकि खलबली इसलिए कि अगर उनको ऐसा लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो सब अपने ठीक है राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, अपनी अपनी सीएमशिप को आगे आपकी बात, चाहिए। ठीक है, आपकी बात आगे। राजेश जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। हाँ जी, मैं यूं चाह रहा था कि जैसे मैंने धैर्यपूर्वक कांग्रेसी प्रवक्ता को सुना, वो मेरी बात भी सुने। आपकी बात आ गई। अब चलिए हम प्रियदर्शी जी से पूछ लेते हैं। प्रियदर्शी जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए, अपनी बात रखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व की जो समस्या है और जो पीड़ा है वो इनके प्रवक्ता, इनके नेता आदरणीय चौधरी साहब के बात से आपको समझ में आ गई। ये बार बार इंडिया की मीटिंगों के बारे में बता रहे हैं। ये मीटिंग इनको एक्चुअल में डर सता गया है कि अभी इस देश से रुखसत होने वाले हैं, इसलिए ये नए जुगाड़ में लग गए, नई टेक्निक में लग गए। इनका उद्देश्य मेरी नजर में दो है, या तो ये वापस से नए सिरे से वीवीपैट और ईवीएम का नया ठेका अंबानी अडानी जी को देना चाहते हैं, ताकि नए सिरे से जो नए एक्स्ट्रा ईवीएम की आवश्यकता होगी उसका भी उसको ठेका दे देंगे। या फिर अच्छी तरीके से समझ गए कि जहां ये सरकार गिरा नहीं पाए, जहां सरकार इनके खिलाफ आ गई है, जहां इनको भारतीय जनता पार्टी मुक्त आज शासन आ चुका है, ये वहां पर सरकार गिरा के एक देश में एक दिन चुनाव की बात को चले ठीक है, आप लोग एकजुट हैं। प्रियदर्शी जी आप लोग एकजुट हैं, मान लिया। एक आप लोग प्रियदर्शी जी आप लोग एकजुट हैं, मान लिया, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं, मान लिया, इसको लेकर आप लोग क्या मंतव्य है? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, परंतु उसकी स्थिति अलग है। उसके लिए राय मशवरा होना चाहिए, सभी पहलुओं पे विचार होना चाहिए, सारे विपक्षी दलों की एकता होनी चाहिए, विचार होने चाहिए, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं में विचार करके फिर चुनाव में पहुंचना चाहिए। ये नहीं है कि हिटलर साइड अपनाते हुए मोदी जी हिटलर साइड, तथ्यों पे बात कीजिए। किसी सुनिए मेरी बात सुनिए, किसी पे दोषारोपण नहीं, तथ्यों पे बात करते कि इसका क्या फायदा क्या नुकसान होगा, ये दर्शकों को समझाइए। तानाशाही, हिटलरशाही, ये कुछ रटे रटाए शब्द मत बोला करिए आप लोग। एक कुछ रटे रटाए शब्द है, इसमें तथ्यों पे बात करिए, थोड़ा जनता भी समझे। छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं टीवी, वो लोग भी कुछ समझे, सीखे। आप लोगों से कुछ नहीं सीखते होंगे वो लोग। बिल्कुल, मैंने आपको बिल्कुल ठोस से तथ्यात्मक बात कही कि ये देश के ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल कर्जा व्यवस्था थोपने वाले हैं। मोदी जी इस लायक नहीं है कि वो एक साथ पूरे देश के अंदर चुनाव के दौरान जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको संभाल सके। वो इसके अंदर विफल रहे हैं, जनता को उनके ऊपर अविश्वास है। इसी अविश्वास के कारण आज विपक्षी एकता ये कह रही है कि आज की तारीख में ये चीज के पक्ष में वो नहीं है, क्योंकि मोदी जी की विचार श्रृंखला दूसरी है। उसके अलावा साथ साथ में भ्रष्टाचार की भी स्थिति आ सकती है, अव्यवस्था की स्थिति आ सकती है। चलिए अच्छा ठीक है, सौरभ जी आप बार बार इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा उसी से सवाल आपसे रिलेटेड पूछ। पीएम का चेहरा कौन है आपका? अभी तक तय हो गया? 3 बार बैठकें हो गई, अरविंद दूल्हा, इनको नहीं मिला दूल्हा। है कोई पीएम का चेहरा आपके पास? राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, शरद पवार है, कौन है पीएम का चेहरा? आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। आप क्योंकि बार बार मेरे मुद्दे को आप डिरेल कर रहे हैं, बार बार इंडिया गठबंधन पे जा रहे हैं, तो बताइए। मेरे साथी बार बार अपनी बातों में इंडिया में आ रहे हैं, तो मैं तो समझ गया कि इनका दर्द इंडिया गठबंधन है। जहां तक जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब देता हूँ। एजेंडा फिक्स है, एजेंडा फिक्स के साथ कमेटियां तय हो रही हैं। राजेश जी मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा इसका जवाब लें। अगली मीटिंग दिल्ली में, अगली मीटिंग दिल्ली है। आज कमेटी बननी थी, कमेटी बन गई, इसके बाद में आप देख लेना। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से पीएम चेहरा कौन? राहुल गांधी? जब सामूहिक रूप राहुल गांधी जाता है तो निर्णय सामूहिक, राहुल गांधी या सोनिया गांधी? कांग्रेस पार्टी
अपनी बात लादने के लिए या थोपने के लिए मोदी जी की नीति नहीं अपनाती है। जब सबके साथ में कोई बात, अरे आप बोल दीजिए, अरे आप नहीं चाहते राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? आप नहीं चाहते राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? देश का बच्चा चाहता है। हाँ, मैं भी चाहता हूँ, देश का बच्चा तो आप कहिए, तो कांग्रेस चाहता है, कांग्रेस की तरफ लोग मानते हैं। आज की तारीख में देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। अच्छा, मोदी हटाओ देश बचाओ, ठीक है। राजेश जी जवाब दीजिए। सौरभ जी, 28 दलों का जो गठबंधन है आज 71 दिनों में केवल एक नाम ही घोषणा कर पाया है। उसके अलावा उन्होंने ये तय नहीं किया कौन मैनिफेस्टो तैयार करेगा, कौन कौन सीटों पे लड़ेगा, क्या उन सीटों के बीच बंटवारा होगा, कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक लगाया है जिससे उन्होंने देश हित की बात सोची है कि जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इस चुनाव प्रक्रिया में खर्च होता है, बहुत सारी संसाधन उसमें लगते हैं, ये जो पैसा बचेगा ना, ये देश हित में लगेगा, देश की योजनाओं में लगेगा। आज बहुत सारी ऐसी जगह है जब कांग्रेस सरकार के कारण ना वह शिक्षा है, ना बिजली है, ना रहना है, ना टॉयलेट है। मोदी जी ने इतनी अच्छी और बड़ी विस्तृत सोच रखने के बाद में ये सारे कदम उठाए थे और आज देश प्रगति की ओर है। और आपने कल देखा भी होगा, अमेरिकन एक रिपोर्ट है, अमेरिकन कमेटी है, उसने कहा था कि 79% लोग आज भी नरेंद्र मोदी जी को 2024 में और उसके आगे भी प्रधानमंत्री ही देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका विजन बड़ा है, उनकी सोच बड़ी है, वो देश हित की बातें सोच रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि मैं चुनाव जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, वो सोच रहे हैं कि इस देश का पैसा इस देश की संसाधनों में काम आए, नीतियों में काम आए, योजनाओं में काम आए, ना कि चुनाव में काम आए। तो मैं इनकी जो ये पहल की है उसको सैल्यूट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने। प्रियदर्शी जी, एक सवाल मेरा आपसे, नेतृत्व में एक कमेटी गठित की है। ठीक है प्रियदर्शी जी, एक मेरा सवाल, जब चुनाव किसी भी क्षेत्र में होते हैं, आप देखते होंगे तो क्या क्या बाधित होती है? ट्रांसपोर्टेशन शायद थोड़ा बंद किया जाता होगा, स्कूल में अगर चुनाव मतदान होता है तो बच्चों के स्कूल भी बंद कर दिए जाते होंगे, पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा लगाया जाता है ताकि सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम रहे, यही सब चीजें होती हैं मूलभूत। तो अगर हर 2 महीने, हर 4 महीने में यही सब चीजें करनी है या साल में 3-4 बार ऐसी करनी होगी, तो आप मान लीजिए आपकी ही सरकार कांग्रेस में है, कांग्रेस की सरकार भी राजस्थान में है, तो आप लोग जो छोटी छोटी ऐसी चीजें जब व्यवस्था बार बार करे रहेंगे, उसी में उलझे रहेंगे, तो आप सरकार कैसे चलाएंगे, कैसे आप काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात काफी हद तक सही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये चीज पे इंगित करना चाहूंगा कि आज आप देख लीजिए जैसे हरियाणा के अंदर आज क्या संवेदनशीलता किस तरीके का माहौल हो रहा है, तो इनको पास में एक्स्ट्रा फोर्स लाके वहां पर व्यवस्था करनी पड़ गई। दिल्ली से मंगा रहे हैं, इधर से उधर से मंगा रहे हैं, क्योंकि वहां पर मैनेजमेंट किया जा सकता है। परंतु जब पूरे देश में एक ही दिन चुनाव होंगे तो वहां पर अव्यवस्था होगी। अगर शासक के ऊपर अव्यवस्था है, असक्षम है शासक, तो वहां पर आप देख लीजिए वहां पर क्या होगा, वहां पर अपराधीकरण बढ़ेगा। उसके साथ साथ मैं आपको बिल्कुल एक पॉजिटिव बात बता रहा हूं कि जब चुनाव होते हैं, जो नेशनल के चुनाव होते हैं, तो वो केंद्रीय राष्ट्रीय इश्यू पर होते हैं, और जो स्टेट के अंदर चुनाव होते हैं, जो लोकल स्टेट लेवल के इश्यूओं पर चुनाव होते हैं। तो आज आप देख लीजिए ये एक साथ चुनाव करने का एक ही नीति है। मोदी जी जो खुद की, आप कह रहे हैं ना एक्सरसाइज, जो खुद की सोच है, वो जिले के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे हर स्टेट के अंदर, देश के अंदर एक ही चीज एक साथ ही थोपना चाह रहे हैं। हम ये इसके बिल्कुल अभी तो ये मंतव्य थोप कहाँ रहे हैं? पर्याप्त चर्चा नहीं, अभी पर्याप्त चर्चा हो जाए। प्रियदर्शी जी, थोप कहाँ रहे हैं? अभी तो विपक्ष से बात होगी, अभी सत्र बुलाया गया है, अभी एक मंतव्य रखा गया, एक बात रखा गया पहले से। अभी आप लोग सिर्फ एंटी हो जाएंगे, उस पर आप एक तर्क रखिए ताकि वो तर्क संगत बात करेंगे तो शायद हो सकता है कि आवाम भी समझे। अभी तो लागू हो नहीं गया है ये। देखिए, आज सबसे पहले जो विपक्ष ने एक बात लेकर आए, केवल एक कमेटी गठित, बाकी दलों को विश्वास में नहीं लिया। जिस प्रकार से नोटबंदी की घोषणा रात को 12 बजे कर दी गई थी, वन मैन शो के हिसाब से, उसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये कह रहे हैं। मोदी जी ने कहा था, मोदी जी का सपना है भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, तो क्या देश में और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं है क्या?
आप जैसे बीजेपी को चलाते हो वैसे देश को चलाओगे मोदी क्या? जी हैं आप तो देश की मुमकिन सोच रहे हो या बीजेपी की सोच रहे हो? इनकी बात में कंट्राडिक्ट है, ये आपस में क्लियर नहीं कर पा रहे, जबकि बार बार इनकी बातों से इनकी असलियत जाहिर हो जाती है। कुल मिला के इनको ये डर हो गया है कि ये सत्ता से दूर हो रहे हैं, देश की जनता इनको स्वीकार कर सकती है, ये शासन के अंत की ओर है, इसलिए ये कोई नई जुगाड़ में लगे ताकि जो इनके खिलाफ सरकारें आई हैं ये इसको गिरा सकें और अपनी नीति पूरे देश पे थोप सकें, और ये जो थोपना चाह रहे हैं जनता उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए, जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। राजेश चौधरी जी। सौरभ जी, 1967 से पहले कांग्रेस का राज था। इसका मतलब आजाद होने 1947 से लेके 1967 तक जो कांग्रेस ने चुनाव कराए, एक साथ कराए, वो सब गलत थे। कांग्रेसी प्रवक्ता ये कहना चाह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर किसी एक दिन चुनाव हो जाए तो जो अरबों खरबों रुपए का पैसा, संसाधन, पुलिस कर्मचारी, स्कूलों की छुट्टियां, परेशान ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, उन सारी चीजों से निजात मिल जाएगी और देश एक प्रगति की तरफ बढ़ेगा। उसके पीछे एक दूसरा रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है कि देश में मतदान के प्रतिशत बढ़ेगा, और मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा तो मतदान में हर व्यक्ति जब भागीदारी देगा तो वो अपनी सरकार में उसे वोट देना चाहेगा जो अपने देश हित में सोचेगा। कांग्रेसी प्रवक्ता केवल और केवल ये कह रहे हैं कि साहब ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अरे भैया, हम तो ये कह रहे हैं कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है प्रियदर्शी जी, जो कमेटी गठित हुई है उसमें योगदान देना चाहिए, एक बात ये, ताकि इस देश का पैसा बचे, संसाधन बचे। अच्छा, एक बात बताइए कि ठीक है, मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, क्या सारे डिसीजन मोदी जी ही लेते हैं बीजेपी में? उनके अलावा और किसी के नाम क्यों नहीं सुनाई? अमित शाह का नाम क्यों नहीं सुनाई देता है? जनता पार्टी जो फैसला लेता है, राजनाथ सिंह का नाम क्यों नहीं सुनाई देता है? ठीक है, मान लेता है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी फैसले होते हैं कमल के फूल के द्वारा लिए जाते हैं, एक पूरी टीम के द्वारा लिए जाते हैं, सब मिलके बैठ के सब करते हैं। बटन दबाओगे वो वोट आज जो आपने माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जो कमेटी गठित हुई है, मैं पूरे देश को और पूरे देश की जनता से एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके धन्यवाद किया जाए। राजेश जी, प्रियदर्शी जी, आप लोग एक एक करके बोलेंगे तो आवाज साफ आएगी। बोल दे चौधरी जी, मैं इनकी जवाब दे दूंगा। नहीं, प्रियदर्शी, ठीक है, एक एक करके बोलेंगे तो आवाज साफ आएगी, आवाज साफ, लोगों की बात पहुंच पाएगी। मैं कांग्रेस वाले बोल रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा था। हाँ, बोलिए। आपने जब मुझे बोलने का मौका दिया मैं तभी बोल रहा हूं। ठीक है, हाँ ठीक है, बोलिए राजेश जी, बोलिए, फिर इसके बाद प्रियदर्शी जी मैं आपके पास आऊं। बिल्कुल। हाँ, मेरा ये कहना है कि आज जो कमेटी गठित करी है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो देश के हित में ही की है, वो केवल बीजेपी के हित में नहीं की है, वो केवल राष्ट्र निर्माण के हित में की है, ताकि जो अनावश्यक पैसा, अनावश्यक जो समय खराब होता है, उसके प्रति देश विकास की ओर बढ़े, उसकी योजनाएं जो है उन योजनाएं को इम्प्लाइड किया जाए। वो जो पैसा सब जगह पूरे देश में चुनाव हर दूसरे चौथे महीने चुनाव होते हैं, वो परिपाटी बंद हो और वन नेशन वन चुनाव, जैसे मोदी जी ने वन नेशन वन टैक्स किया, वो भी तो हो गया ना, तो ये भी होना चाहिए, जिससे जो देश हित में जो चीजें हैं वो हो। चले ठीक है राजेश जी, ठीक है, मान लिया ये आपकी बातें जो है विपक्ष की बात होगा, चर्चा होगा, अभी तो कमेटी गठित हुई है, चैलेंजेस क्या कुछ आएंगे आपको पता है? जी बताएं, क्या कुछ मेरा ये मानना है, अगर जैसे एक साधारण सा उदाहरण लीजिए कि एक 4 चुनाव होते हैं, 4 चुनाव में 400 रुपए खर्च होते हैं, वो 100 रुपए ही खर्च होंगे अगर एक चुनाव होगा, तो 300 रुपए बच्चे को कहाँ काम मिलेंगे? वो देश हित की योजनाओं में काम मिलेंगे, वो देश की योजना जो गरीब तबका है उनको ऊपर उठाने में रहेंगे, किसानों को हितकारी योजनाएं लाई जाएगी। नहीं ठीक है, आपकी बात ठीक है, आपने पैसे को बचाने के लिए बहुत अच्छी चीज, कई बार आपने कहा कि पैसों में जो है वो इकोनॉमिकली जो है हम कंज्यूम कर पाए, पैसे बचा पाए। अब 140 करोड़ की जनसंख्या है देश में और लगभग 6 लाख से ज्यादा आसपास जो है गांव, 600 से ज्यादा शहर है, सभी जगह मिला के एक साथ अगर आप चुनाव कराएंगे, इतना फोर्स कहां से लेके आएंगे, सुरक्षा व्यवस्था कहां से लेके आएंगे, एक साथ कैसे मैनेज होगा, ये बताइए। थोड़ा मैनेजमेंट को भी तो साफ करिए। ठीक है, हमने कह दिया वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन कैसे करेंगे ये भी तो साफ कीजिए।
सौरभ जी, आप सकारात्मक सोच लेके चलेंगे। नहीं, हम तो सोच होगा। रहे हैं, देखिए सोच रहे हैं, लेकिन जब पब्लिक होती है हाँ। तो सकारात्मकता नहीं, उसमें सुरक्षा, उसमें व्यवस्था और उसमें कई सारी चीजें आएंगी, तो उसको कैसे दुरुस्त करेंगे? हम सकारात्मक सोच रहे हैं, आप बताइए। सौरभ जी, 1967 तक और उससे पहले भी चुनाव होते आए हैं, तब भी यही व्यवस्थाएं थी। अब जैसे आपने कहा 140 करोड़ जनता हो गई, तो 140 करोड़ के हिसाब से उतने ही संसाधन भी बढ़ गए हैं, उतनी भी सेना, उतने चुनाव आयोग, हर एक चीज तैयार है। मतलब केवल एक सोच है कि हमें देश हित में काम करना है, देश के संबंध में अनावश्यक अच्छा, जो मान पैसा लीजिए खर्च जितने होता है, सैनिक हैं, उसको जितने हमारे रोकना है। फोर्स हैं, सबको आपने चुनाव में लगा दिया, बाकी अगर मान लीजिए कोई बाहरी आक्रमण हो गया नहीं। उस समय, उस दिन क्या होगा? ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, क्या 1967 में सारी सेना यहां लगा दी थी? नहीं लगाई थी। हाँ। केवल यहाँ राजस्थान पुलिस भी है और जगह स्थानीय पुलिस भी है। सिर्फ केवल राजस्थान क्या, तो जहां फिर जितने उनको लगता है एक वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब सिर्फ राजस्थान भी नहीं, अलग अलग सारे राज्यों में चुनाव होंगे ना, तब तो एक पूरे देश में एक बार ही चुनाव पूरे होगा। देश में चुनाव हाँ, होंगे। हाँ, हाँ, सेना की मदद वहां वहां जरूरत पड़ती है जहां बड़ा आतंक होने की, बूथ कैप्चरिंग की और बड़ी घटनाएं होने की संभावनाएं होती है। हाँ। जैसे राजस्थान में अभी चुनाव हुए थे, उस समय स्थानीय पुलिस बिल्कुल सक्रिय थी और जो संवेदनशील बूथ्स होते हैं उन पे लगाई जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है ये बहुत अच्छी पहल है माननीय प्रधानमंत्री जी को, और इसमें सभी दलों को अपनी पर्सनल सारी बातें भुला के देश हित में हाँ भरनी चाहिए। रामनाथ कोविंद जी के कंधे मजबूत करनी चाहिए और उन्होंने जो कमेटी गठित की है देश हित के, देश को आगे बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, उसमें सब मिलके एक हो जाएं। चुनाव तो होते रहेंगे पर देश जरूरी है, तो देश जरूरी, और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको ठीक आगे है। बढ़ना प्रियदर्शी जी, चुनाव तो होते रहेंगे लेकिन देश जरूरी है, ये कहना है राजेश जी का। और मैंने ये भी पूछा कि कैसे आप जमीनी हकीकत पे उतारेंगे, तो क्या जो इन्होंने जवाब दिया आप उससे संतुष्ट हैं? हम भी यही बात करें, हाँ। हम भी यही बात करें, हाँ। हम भी कह रहे हैं देश हमारे लिए पहले जरूरी है, इनके लिए बाद में। हमारे लिए देश आज पहले जरूरी है। आज आप देख लीजिए, इन्हीं के शासन काल के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी, काला धन, जीएसटी, 15 लाख रुपए, क्या बातें कर रहे हैं? सारे उदाहरण हैं जो जिसमें इन्होंने कहा था कि देश पहले, परंतु आज पता चल गया ना देश कहाँ है, ये देश को कहाँ लेकर चले गए हैं। उसके साथ साथ में आज मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो मेरा मत है, ठीक कि है। कहाँ ये आवश्यकता है कि जो प्रणाली हम पहले दाल डायरी और अच्छा, ठीक है। उसको दोबारा प्रियदर्शी जी, आज जो जी चलिए केंद्र की बात कर रहे हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पे थी? देखिए 11वें नंबर पे थी। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। 11वें नंबर पे थी। अगर आज जो स्थिति है ना, वो मनमोहन जी के कारण नहीं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ठीक है। मैं कटाक्ष, मैं किसी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मनमोहन सिंह का बड़ा रिस्पेक्ट है। आदर करते हैं, नहीं, उनकी बात के दौरान आपका आदर करते हैं। नहीं, जी मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा सा तथ्यात्मक बात कर लेते हैं फिर इस बार। मनमोहन जी जो है, मनमोहन सिंह का बड़ा सम्मान है देश में, बहुत हाईली एजुकेटेड है वो, उस बात से कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। बड़े अर्थशास्त्री हैं, लेकिन इतने बड़े अर्थशास्त्री होने के नाते और होने के बाद भी हमारा देश अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पे था। आज हमारा अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मान गया। अगर नहीं, जो हकीकत अभी जो बातें हैं मैं वही बात कर रहा हूं, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा। बिल्कुल इसी मुद्दे पे बात कर रहा हूं, मैं इसी मुद्दे पे बात कर रहा हूं जो आपने पूछा है। अगर मनमोहन सिंह जी में योग्यता नहीं होती तो शुरुआती दौर के अंदर मोदी जी मनमोहन सिंह जी से राय नहीं लेते। ठीक है, अरे पूर्व पीएम है तो वर्तमान पीएम तो लेंगे ना, राय लेंगे ही। तो ठीक है, एक बात में आप इस बात से मैं सहमत हूं आपकी कि ठीक है, पूर्व पीएम है, कहीं ना कहीं उनमें योग्यता रही होगी, परंतु उसके साथ साथ में आज आप देख लीजिए, कोई मकान अगर मजबूती से खड़ा है तो आप उसकी नींव की ईंट को दरकिनार नहीं कर सकते। आप उसके कंगूरे को देखते हुए नहीं कह सकते कि आज ये मकान मजबूत है तो आज उसकी नींव पे खड़ा है। वो नींव कांग्रेस की नींव है, वो भारतीय जनता पार्टी की नींव नहीं है। इन्होंने इस देश की आजादी से लेकर देश के विकास के अंदर एक खून का एक बूंद बहाया हो। इनका एक नेता का नाम बता दें
तो ये बता दें, आज जो कुछ भी हुआ 9 साल के अंदर हो गया, 8 साल में हो गया, सारी अर्थव्यवस्था बन गई। आज से पहले कोई मेडिकल कॉलेज नहीं थे। ये कतई गलत है। सबकी एक परिणति होती है, एक प्रक्रिया होती है। आज की मांग ये है प्रियदर्शी कि वन नेशन वन वोट। एक और बात बता दीजिए, एक और बात सौरभ बता जी, दीजिए। बिना नहीं सिर ठीक पैर है की राजेश बातें जी, कर मैं रहे आपके हैं। पास आ रहा हूं। क्या विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना, निंदा करना है? अगर कोई सरकार अच्छा भी काम करती है उसे अप्रिशिएट किया जा सकता ही नहीं। अगर मान लीजिए आप कल के विपक्ष में हो गए, अभी मौजूदा समय में राजस्थान की आपकी सरकार है और बीजेपी इन केस, माने ये काल्पनिक है, अभी हमने सही नहीं कह रहे हैं, अगर आप विपक्ष में चले जाते हैं, ये सत्ता पक्ष में आ जाए, क्या विपक्ष का एक ही काम है सिर्फ विरोध करना? अच्छी बात है तो उसको अप्रिशिएट भी किया जा सकता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है। क्या अब यही लोकतंत्र रह गया? क्या यही डेमोक्रेसी है? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, परंतु इस बात को मैं इस प्रकार से आगे बढ़ाता हूं। एक मजबूत और स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि आप विपक्ष का अपनी पार्टी से ज्यादा सम्मान करें। तिरस्कार अगर करते हैं, अपमान करते हैं, बड़बोलापन करते हैं, घमंड करते हैं, वो आप किस बात की ओर इंगित करता है? आज मोदी जी का जो संसद में जो वक्तव्य है, उनके स्टेट में रावण से ज्यादा घमंड के थे। उन्होंने क्या बोल दिया एक भविष्यवक्ता की तरफ कि आप 2024 में इस प्रकार से वापस से अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे और मैं वापस से जवाब दूंगा, लाल किले पर मैं वापस से इस तरीके के चंदा भराऊंगा। इस तरीके के जो बड़बोलेपन है, यही विरोध का कारण है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, देश की हर जनता के नाम प्रधानमंत्री हैं, परंतु आज वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ के राजस्थान की चुनाव की कमान संभाल रहे हैं। राजस्थान की चुनाव की कमान संभालने मोदी जी आ रहे हैं। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा भारत के लिए कि देश का प्रधानमंत्री देश का कामकाज छोड़ के अपनी पार्टी के मुखिया के तौर पे एक अकर्मण्य यहाँ पे संगठन को लेकर उसके मुखिया के रूप में काम करेगा। तो इस चीज का जवाब भी तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। हर चीज को ये अलग अलग करते हैं तो फिर उनको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा, जनता को आईना भी तो दिखाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मोदी जी जा रहे हैं, ठीक है सौरभ मोदी जी एक एक मिनट, बस एक मिनट राजेश जी, मोदी जी जा रहे हैं, मनमोहन सिंह नहीं जाते थे प्रचार करने, या सोनिया गांधी जी आपकी अध्यक्षता थी, वो नहीं जाते थे अपनी पार्टी को? अपनी पार्टी को कौन चाहेगा? अच्छा ठीक है, अब प्रधानमंत्री कोई भी बन गया, चाहे आप ही बन जाए प्रधानमंत्री, तो क्या आप अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे? आप अपनी पार्टी को ये नहीं चाहेंगे आप दोबारा सत्ता? तो मोदी जी कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, परंतु जो चीज आप दूसरों के लिए कह रहे हैं ना, वो आप पे भी लागू होती है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी कि आज अशोक गहलोत पूरे राजस्थान का चुनाव छोड़ के अपने बेटे के चुनाव में सभा करने गए। चलिए अब राजेश जी आप जवाब दीजिए, मैं तो पूछ लिया कई सारे सवाल। ठीक है सौरभ जी, ठीक है प्रियदर्शी। सौरभ जी सबसे पहले तो मैं सौरभ जी, हाँ, सबसे पहले प्रियदर्शी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री माना, वो तो है ही प्रधानमंत्री हमारे, धन्यवाद देना चाहता हूं उनका। दूसरा, बिल्कुल है, उन्होंने कहा कि ये राजस्थान में अभी चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी वहां प्रचार करने क्यों जा रहे हैं? तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी माननीय अशोक गहलोत जी के सुपुत्र वैभव गहलोत जी ने जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था। केवल अशोक गहलोत जी नहीं, पूरी कांग्रेस सरकार वहां लग गई थी, वही बात बोल रहे हैं जो मैंने कभी भी चुनाव नहीं जीता पाए थे। इसलिए आज जो मुद्दा है, मेरे हिसाब से आज एक बहुत बढ़िया उत्सव का माहौल है। एक अच्छी पहल हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है और सभी दलों को अपने खुद के स्वार्थ से ऊपर उठ के इसका समर्थन करना चाहिए। राजस्थान में जो चुनाव की जब बात की उन्होंने अशोक गहलोत जी की, तो मैं कह दूं राजस्थान के एक पूर्व मंत्री जो भी वर्तमान में अभी उन्होंने बर्खास्त की है, उन मंत्री जी ने अजमेर में एक बड़ी सभा में, जो कांग्रेसियों की सभा थी, पूरे कांग्रेसी वहां इकट्ठे थे, उन्होंने कहा था कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस केवल एक स्कॉर्पियो के जितने विधायक जितने उसमें बैठ सकते हैं उतने ही जीत पाएंगे। और जो अभी आंकड़े भी आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 115 प्लस सीटों से जीत रही है और कांग्रेस अपने ही घरों में, अपने ही दलों में, क्योंकि सचिन पायलट धड़ा अलग हो गया, अशोक गहलोत जी धड़ा अलग हो गया, महेश जोशी, प्रताप सिंह जी, रफीक खान जी और राजस्थान के जितने भी हैं, मैं अब कहना नहीं चाहता, पर चूंकि एक मंत्री ने यह भी कहा था कि हमारे
जेडीए मंत्री कहना नहीं चाहिए, छोड़िए उस बात को। मेरा ये मानना है कि आज जो एक पहल हुई है, बहुत अच्छी पहल हुई है। कांग्रेस सरकार अपनी लाल डायरी को पकड़ ले, पेपर लीक प्रकरण को पकड़ ले, क्योंकि राजस्थान में युवा रीढ़ की हड्डी होती है, देश की रीढ़ की हड्डी होती है विकास के लिए, वो रीढ़ की हड्डी टूट रही है। क्योंकि युवाओं को पिछले 4.5 साल कांग्रेस सरकार में एक भी युवाओं को नियुक्ति नहीं दी है। हर एक क्वेश्चन, हर एक पेपर लीक हो रहा है, युवा बहुत आहत है। महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे, महिलाएं मुकदमे दर्ज करा रही है, एसीबी भी काम कर रही है, पर पोस्को के केस इतने सारे हो रहे हैं, हर 7वें दिन मर्डर हो, हर दिन 7 मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो की संभावना बढ़ रही है, बलात्कार की जितनी सी घटनाएं हैं, अपराधी बढ़ते जा रहे हैं, और जो अपराधियों का पूरी तरह से इस राजस्थान पे कंट्रोल हो गया है। राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्योंकि अभी 4 दिन पहले माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने भी कहा था कि मेरा मन कर रहा है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं कांग्रेस का। चूंकि उन्हें पता लग गया है कि राजस्थान में कांग्रेस बिल्कुल खत्म है, राजस्थान चुनाव हार चुकी है कांग्रेस, इसलिए वो अब दिल्ली जाना चाहते हैं। उनके पीछे पीछे कई मंत्रियों ने, विधायकों ने भी कह दिया साहब हम भी हार रहे हैं, हमारी भी एप्लीकेशन छोटी मोटी वहां लगा दो सोनिया मैडम के पास, जो हमें छोटा मोटा पद मिल जाए, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हमारी स्थिति बहुत खराब है वर्तमान में। चलिए ठीक है, आपने जो अपनी बात, प्रियदर्शी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, हो चुकी है और बदलना चाहते हैं। मैं चौधरी साहब के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी को चीज याद दिलाना चाहूंगा। इनकी परिवर्तन यात्रा से पहले जो वसुंधरा जी इनकी जो महापरिवर्तन यात्रा निकाल रही है, उसके बारे में कुछ बोलेंगे क्या? ये कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं। आज पायलट साहब, अशोक गहलोत जी, एक नेता एकजुट है, राज्यसभा के चुनाव में इनको आईना दिखाया है, परंतु जो महापरिवर्तन यात्रा आज इनको, जो वसुंधरा जी इनको जो आईना दिखा रही है, उसके बारे में बोलेंगे। कैलाश मेघवाल जी ने जो बोला है उसके बारे में बोलेंगे। आज मोदी जी की जो खाली कुर्सियां उनकी सभाओं में, उसके बारे में ये बोलेंगे। वास्तविकता ये है कि इन्हों को हार का डर सता रहा है, इनको पता चल गया है कि इनका रुखसत का समय आ गया है। और आज देख लीजिए, कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष एकजुट है इस देश से बुराई खत्म करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी इस देश में बुराई के रूप में आई है और इस बुराई को खत्म करने के लिए पूरे देश की जनता एकजुट है। रुखसत लेने का समय भारतीय जनता पार्टी का है। और ये जो ये नए नए फार्मूले ला रहे हैं, फार्मूले लाने का सिर्फ एक उद्देश्य है, किसी भी तरीके से जनता का ध्यान बताया जाए। जो उन्होंने गलत नीति, जो असफल काम किए हैं, उससे ध्यान भटकाया जाए। परंतु विपक्षी पार्टी कांग्रेस और जनता कतई ये होने नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी अब अच्छी तरीके से बोरिया बिस्तर बांध ले। राजस्थान के साथ साथ में पूरे देश से रुखसत का टाइम आ गया है, इसी कारण ये नए नए फार्मूले ला रहे हैं। अगर आपको इतनी अपनी बात कोई कहनी थी तो जब सत्र था तब क्यों नहीं कही? ऐसा विशेष सत्र क्यों बुला लिया? आपसे सिर्फ विपक्ष ने यही तो कहा था, आप हमें सम्मान दो। विपक्ष, आप हमारे को सम्मान देके किसी मुद्दे पे बुला के चर्चा करी जाए। अगर परिवार का मुखिया कोई निर्णय ले रहा है तो अपने बाकी के परिवार के सदस्यों से राय नहीं लेगा तो घर कैसे चलेगा? इस चीज का ये जवाब दे दे, घर कैसे चलेगा? घर ही अपनी तानाशाही से चलाएंगे। मोदी जी की तानाशाही से घर नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा। चलिए, मोदी जी के तानाशाही से क्या तानाशाही किया है? थोड़ा 2-4 तानाशाही हमको जुड़ाइए, दर्शक भी समझे। जी नहीं ठीक है, आप नहीं, प्रियदर्शी जी, क्या मोदी जी ने क्या तानाशाही किया, थोड़ा हमको भी बताइए, मुझे नहीं पता है, थोड़ा जुड़ाइए। मैंने पूरा विवरण डिफाइन कर दिया आपको, ये कहते हुए कि नहीं, तानाशाही, अरे तानाशाही मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो तानाशाही की, तानाशाही क्या, मैं गिनना चाह रहा हूँ और मैं चाहूंगा राजस्थान की जनता गिने तानाशाही क्या, तानाशाही इसमें क्या तानाशाही? तानाशाही है कोरोना के अंदर जो गंगा के अंदर लाखों लाशें रही है, वो कुशासन, वो एक तानाशाही है। आज देश के अंदर जो कौन सी तानाशाही है? और अपने दोस्तों को इन्होंने जो तनखाया है, अंबानी, अडानी जी, बाबा रामदेव और अमित शाह जी के सुपुत्र, राफेल भी था ना, राफेल भी था जो माफी मांगना पड़ा बाद में, चौकीदार चोर था कहने पे, राफेल को भी लेकर आप लोग खूब मुद्दा उठाए थे, माफी मांगे थे, माफी मांगे थे ना, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि ये बहुत अनोखा, ये बड़ा अनोखा। नहीं, मैं तानाशाही जोड़ना चाह रहा हूँ, मैं तानाशाही नंबर 1 क्या, तानाशाही, अरे जुड़वाइए ना, अरे जुड़वाई, सिर्फ शब्द तानाशाही नहीं तो जुड़वाइए, मैं भी गिन लेता हूँ। तानाशाही नंबर 1 क्या, जुड़वाइए। नोटबंदी। अच्छा, ये नोटबंदी तानाशाही है। आप लोग भी जो जोड़िए, दर्शक जो देख रहे हैं वो भी जोड़ लें। दर्शक जो हमारे देख रहे हैं ना, राजस्थान की जो आवाम देख रही है वो भी गिन ले। आप जुड़वाइए तानाशाही, ठीक है। आज मैं चाहता हूँ नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी, महंगाई। अच्छा, महंगाई तानाशाही, और बिल्कुल काला धन नहीं लेके आना, झूठा आश्वासन करना, ये सब ताना चाहिए। अपने फैसले जनता पे लादना। आज ये नया ये मामला लेकर आए हैं, ये कह रहे हैं कि एक दिन पूरे देश के अंदर चुनाव में, ये भी एक तानाशाही का कदम है। मैं इसको भी तानाशाही मानता हूँ। अच्छा, ठीक है। विपक्ष का तिरस्कार करना, जनता का तिरस्कार करना, ये भी एक तानाशाही है। कमेंट करना, बड़ बोले। अच्छा, ठीक है। विपक्ष का अपमान किया, राजा को प्रधानमंत्री, विपक्ष का अपमान किया, नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्या अपमान किया था विपक्ष? कोरोना के अंदर लाशें नहीं है, ये भी एक तानाशाही है। विपक्ष का अपमान क्या किया? विपक्ष का अपमान इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आप विपक्ष को सदन के अंदर सम्मान न देते हुए आप उनको नीचा दिखाने का प्रयास करें। आपका उद्बोधन जो गरिमा से, मर्यादा से परिपूर्ण होना चाहिए, वहां जाकर आप घमंड और बड़बोलेपन करें। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आने वाले समय में ही कर दूंगा, मैंने ये सोचा था, वो मैंने करके दिखाया। ये बड़बोलापन, ये घमंड, ये अच्छा, कौन ये कहता है? अच्छा, ये बताइए प्रियदर्शी जी, ये बताइए कौन ये कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं करने आया हूं? नहीं, कौन कहने आया है? आप कहेंगे क्या? आप कह के दिखाइए, आप कह के दिखाइए कांग्रेस नहीं जीतेगी। आप कहिए कांग्रेस नहीं जीतेगी। ये भी नहीं कहता है, ये भी नहीं कहता है कि मैंने किया है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम किसी लायक नहीं हो, आज के बाद में कर नहीं सकता है, मेरे जैसा आदमी मानव इस धरती पे। चलिए राजेश जी, बहरहाल मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है प्रियदर्शी जी आप जवाब दीजिए। मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, मेरा काम सिर्फ सवाल पूछना है, मेरा काम आप दोनों को बराबर मौका देना है। ठीक है, बोलिए। ठीक है, बोलिए राजेश जी, बोलिए। सौरभ जी, जैसे कांग्रेसी प्रवक्ता ने कहा कि संसद में तानाशाही होती है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जितने भी आवश्यक बिल थे, जितने भी आवश्यक डिस्कशन थे, उसमें वॉकआउट कर गई कांग्रेस, या और जो इनकी लेफ्ट पार्टियां थी, इन्होंने क्यों नहीं मुद्दों पे लड़ाई लड़ी, क्यों नहीं संसद की अपनी बात रखी? इतने सारे विधेयक आए, इतने, अभी इन्होंने शुरू में कहा मणिपुर, तो मणिपुर की जब चर्चा हो रही थी संसद में, विपक्ष कहाँ गया? विपक्ष वॉकआउट कर गया, क्यों नहीं बहस की विपक्ष ने? देश में केवल ये बुड़बड़ाहट से तानाशाही क्या है? आप राष्ट्रहित की बातें करो ना, देश के संबंध में जितने सी पॉजिटिव बातें आई, आप आपके पक्ष रखो ना। आपने केवल और केवल के साथ मोदी जी तानाशाही, अरे भैया क्या गलत कर रहे हैं पहले ये तो बताओ। कौन सी नीति गलत लेकर आए हैं, कौन सी योजना गलत लेकर आए हैं? नोटबंदी में केवल एक सेंट लैंग्वेज है के साथ मोदी जी की बुराई करनी है। आज जो मुंबई में ये 28 दल इकट्ठे हुए हैं, उनका भी एक ही उद्देश्य है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, लोकतांत्रिक तरीके से और लोकतंत्र की ओर बढ़ने वाला देश जी, उसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हराना है। और जो लोकतांत्रिक तरीके प्रक्रियाएं हैं और ये जितने दल मिल रहे हैं एक दूसरे को, जो बिल्कुल चुनाव में फूटी आग एक दूसरे को नहीं सुहाते हैं, वो सब एक मिल गए हैं। लेकिन फिर भी मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र की बात की, अपने सोच की बात की, क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि मैं एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा, और उसी को इंप्लाइड करते हुए आज रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में कमेटी गठित की है। अब होगा क्या? होगा ये कि आज 71 दिन हो गए हैं, जितने विपक्षी दल हैं उनको दूल्हा मिला नहीं। जैसे ही मास्टर स्ट्रोक लगाया है, अब उनमें हड़बड़ी मच गई, खलबली मच गई। चलिए अब विधानसभाओं में चले गए, बढ़ेंगे फाइनल कमेंट की तरफ। ठीक है, शीघ्र अतिशीघ्र वक्त हमको बहुत ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, पॉजिटिव ऐसा कुछ ठीक है। अब हम अपने मुद्दे, जो हमारा आज मुद्दा है, उसी पर हम आप लोगों को फाइनल कमेंट चाहेंगे। प्रियदर्शी जी, मैं आपसे चाहूंगा, पहले आप ही बोलिए, अगर ये जो योजना है, ये अगर लागू होगा, एक देश एक चुनाव, अगर संभव है तो हाँ, नहीं है तो नहीं है, अगर है
तो इसको कैसे लागू कराया जा सकता है? अगर आपका कोई सुझाव हो, दर्शक तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सकारात्मक तौर पे बात कहिए और बिना किसी एक दूसरे पर कटाक्ष किए एक आपका विजन चाहिए। प्रियदर्शी जी। सक्षम और भाई भतीजावाद नीति से परिपूर्ण नेता राज कर रहे हैं, इसलिए ये आज इस देश के लिए सूट नहीं करता है। कहीं ना कहीं ये अपने किसी व्यक्तियों को, अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई, या खुद को सत्ता में बने रहने के लिए ये एक तिकड़म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये खुद के बारे में सोच रहे हैं। बार बार ये कहते हैं कि ये हमारे घोषणा पत्र में कहा गया है, ये हमारा एक। देखिए प्रियदर्शी जी, आप मैंने कहा कि आप बिना आरोप लगाए एक अच्छी सकारात्मक बात बताइए, आप तो फिर आरोप लगाने लगे। ये देश के लिए उपयुक्त नहीं है, ये देश के लिए व्यवहारिक तौर पर भी उपयुक्त नहीं है। चलो ठीक है, मान लिया ये व्यवहारिक तौर पर ठीक नहीं होगा। ठीक है राजेश जी, बहुत कम शब्दों में सौरभ जी, मैं ये कहना चाहता हूं 1947 से लेके 1967 के बीच में जो चुनाव हुए, लोकसभा एमएलए एमपी सब एक साथ हुए, तो इनकी कांग्रेस प्रवक्ता के हिसाब से वो लोकतांत्रिक नहीं थे, वो सही नहीं चुनाव हुए। पर चूंकि मैं इनकी बात को भी काटते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे देश में एक दिन एक चुनाव होगा तो एक कितनी पॉजिटिविटी आएगी, मतदान बढ़ेगा, पॉजिटिविटी आएगी और पैसा बचेगा, संसाधन बचेंगे। तो राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रियदर्शी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज धन्यवाद देता हूं मोदी जी को कि आखिरकार अगर एक दिन में पूरे देश में सिर्फ चुनाव कराया जाए तो कई सारे फायदा होंगे, और फायदा इस बात के होंगे कि कम पैसे कम बजट में इस चुनाव कराया जाए। आप दोनों को, मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही मेरे साथ। नमस्कार।